नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के 10वें सप्ताह के चौथे दिन मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम उपमान प्रमाण एवं शब्द प्रमाण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तर्क संग्रह ग्रंथ के अनुसार। अभी तक हम लोगों ने उपमान प्रमाण पर चर्चा की है और शब्द प्रमाण के भी कुछ भागों पर, ग्रंथ के अंशों पर चर्चा की है। अब जो कुछ अवशिष्ट ग्रंथ हैं शब्द प्रमाण से संबंधित, उनकी चर्चा अभी शेष है। तो आज और कल इन दोनों दिनों में हम उन अवशिष्ट भागों पर भी चर्चा करेंगे। आज के व्याख्यान का जो विषय है वह शाब्दबोध का उदाहरण। मैं सबसे पहले आपको एक शाब्दबोध का उदाहरण दूंगा। यद्यपि कल हमने शाब्दबोध के विषय में चर्चा की थी कि शाब्दबोध की उत्पत्ति का क्रम क्या है, कैसे उत्पन्न होता है शाब्दबोध। फिर भी चूँकि विषय अत्यंत सूक्ष्म है, बार बार बताने पर भी विस्मरण हो जाता है, इसलिए अनेक बार इस विषय को बताना आवश्यक है और अनेक बार इसका चिंतन मनन करना भी अत्यंत आवश्यक है। जब भी हम कोई नए विषय को सीखते हैं तो सीखने के पहले उसका अनेक बार चिंतन मनन जो है करना आवश्यक है। इससे बुद्धि का अभ्यास होता है, अभ्यास से संस्कार दृढ़ होते हैं और वे विषय हमारे स्मृति के विषय बनते हैं। तो इसलिए मैं पुनः आपको दूसरी रीति से शाब्दबोध के उदाहरण को समझाऊंगा। इसके बाद फिर जो आकांक्षा, योग्यता एवं सन्निधि, इन तीनों के विषय में जो तर्क संग्रह ग्रंथ में जो बातें कही गई हैं उन बातों को बताते हुए कुछ विशेष जानने योग्य बातों को भी आपको मैं बताऊंगा। तो आइए आज की चर्चा का हम शुरुआत शाब्दबोध के उदाहरण के साथ करते हैं। शाब्दबोध के उदाहरण के लिए मैंने एक वाक्य लिया है, गाम आनय त्वम। ये वाक्य लिया है, गाम आनय त्वम। इसका हिंदी में अर्थ है तुम गाय ले आओ, गाय को लाओ। सामान्यतः यह अर्थ हिंदी में हम कहते हैं, किंतु संस्कृत की जब हम बात करते हैं तो वहाँ शाब्दबोध में क्या क्या होता है आप देखिए। पहले तो गाम आनय त्वम ये वाक्य हुआ। अब यहाँ वाक्य में पद कौन कौन से हैं ये देखना है हमें। तो यहाँ पर गो एक पद है, अम एक पद है, आंग उपसर्ग पूर्वक नी को हम एक पद मानेंगे और सिप एक प्रत्यय है। जो लोग संस्कृत के छात्र हैं वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लट लकार या अन्य लकार होते हैं, लकारों में जो मध्यम पुरुष का जो प्रथम वचन होता है वह होता है सिप। तो यहाँ पर सिप है, ये लोट लकार का रूप है, तो यहाँ पर सिप है प्रत्यय और ये त्वम एक शब्द है, पद है। अब देखिए ये तो पद हो गए। इन पदों के समूह को ही, ये पदों का जो ग्रुप है वही है ये गाम आनय त्वम। इसी को हम वाक्य कहते हैं। पदों के समूह को ही हम वाक्य कहते हैं, जैसा कि अन्नम भट्ट जी ने कहा भी है, पद समूह वाक्यम। तो इन पदों के ये जितने भी पद हैं 1 2 3 4 5, इन 5 पदों का समूह है यह वाक्य, गाम आनय यह वाक्य। अब इन पदों के अर्थ यहाँ दिए गए हैं। गो, गाम, गो का अर्थ है गो अर्थात गाय, समझिए हिंदी में गाय और संस्कृत में हम गो ही बोलेंगे। अम का अर्थ है कर्मत्व, आंग उपसर्ग पूर्वक नी का अर्थ है आनयन, एक क्रिया है, व्यापार है। और सिप का अर्थ है कृति, कृति का अर्थ है प्रयत्न, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे। और त्वम का अर्थ है संबोध्यकर्ता, किसी को जिसको संबोधित किया जा रहा है, तुम गाय ले आओ, तो जिसको बोला जा रहा है वह संबोध्यकर्ता यहाँ पर त्वम का अर्थ है। तो इनको हम कहते हैं पदार्थ। ये सभी पदार्थ हैं। गोपद का अर्थ गोपदार्थ, अम पदार्थ, आनी पदार्थ, सिप पदार्थ और त्वम पदार्थ, ये सभी पदार्थ कहे जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है, गो पद और उसका अर्थ, उसके बीच में एक संबंध है। ये जितने भी तीर बनाए गए हैं, एरोज हैं, ये सब उस संबंध को बताने के लिए बनाए गए। इन संबंधों को हम शक्ति कहते हैं।
इस संबंध को ही हम शक्ति कहते हैं। तो गो पद की शक्ति इस अर्थ में है, अम पद की शक्ति इस अर्थ में है, आंग उपसर्ग पूर्वक नी की शक्ति इस अर्थ में है, सिप की शक्ति इस अर्थ में है, त्वम की शक्ति इस अर्थ में है। तो ये शक्ति का जब हमें ज्ञान होता है तो फिर इन पदों के श्रवण से हमें इन पदार्थों की उपस्थिति होती है, स्मरण होता है। तो पदार्थोपस्थिति होने के बाद अब यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बात है, वाक्यार्थ क्या है, यहाँ पर जो वाक्य का अर्थ है वो क्या है। ये तो हो गया पदार्थ, यहाँ तक जितने उपस्थित हुए ये सब पदार्थ हो गए। अब वाक्य का अर्थ क्या है, तो वाक्य का अर्थ वो होता है जो दो पदार्थों के बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को हम वाक्य का अर्थ कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे शाब्दबोध का वर्णन किया गया है। जो गा मानय त्वम इस वाक्य से होने वाला शाब्दबोध है वह इस प्रकार का है, गो निष्ठ कर्मता निरूपक आनयनानुकूल व्यापार अनुकूल कृति आश्रय संबोध्य करता। इस प्रकार का शाब्दबोध हमें इस वाक्य से होता है। अब यहाँ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि देखिए जो गो है, गो तो पद का ही अर्थ है, इस गो पद का ही अर्थ है गो, और अम पद का अर्थ है कर्मत्व, ये अम पद का अर्थ है। आंग उपसर्ग पूर्वक नी का अर्थ है ये आनयनानुकूल व्यापार, ये आनयन का अर्थ है आनयनानुकूल व्यापार। और सिप का अर्थ है कृति, ये जो कृति है ये सिप का अर्थ है। और त्वम का अर्थ है संबोध्य करता। तो ये जितने भी अर्थ हैं, गो, कर्मता या कर्मत्व, आनयनानुकूल व्यापार और कृति और संबोध्य करता, ये सभी अर्थ तो इन पदों के अर्थ हैं, ये वाक्य के अर्थ नहीं है, ये पदों के अर्थ होते हैं। तो वाक्य का अर्थ क्या है, तो वाक्य का अर्थ है ये जो निष्ठ बीच में जो निष्ठत्व है, ये जो निष्ठत्व है ये वाक्य का अर्थ है। और यहाँ पर जो निरूपक है ये वाक्य का अर्थ है। यहाँ पर जो अनुकूलत्व है, अनुकूल, ये वाक्य का अर्थ है। या ये जो आश्रयत्व है ये वाक्य का अर्थ है, क्योंकि ये किसी भी पद का अर्थ नहीं है। न गोह पद का अर्थ निष्ठत्व है, निष्ठ है, न अम पद का अर्थ है, और निरूपक भी किसी पद का अर्थ नहीं है। आनी पद का अर्थ आनयनानुकूल व्यापार है, निरूपक नहीं है। अम पद का अर्थ कर्मता है, निरूपक किसी भी पद का अर्थ यहाँ पर नहीं है। ये सभी हैं संबंध। तो इस पदार्थ का, गो पद के अर्थ का जो अम पद के अर्थ के साथ जो संबंध है वो है निष्ठत्व संबंध। गोनिष्ठ कर्मता, गोनिष्ठ कर्मता, फिर कर्मता का जो संबंध आनयन से है वो है निरूपकत्व संबंध। तो गोनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनानुकूल व्यापार, यह हुआ यहाँ तक अर्थ। अब ये आनयन का कृति के साथ संबंध है, आनयन का कृति के साथ संबंध है अनुकूलत्व संबंध। तो आनयनानुकूल कृति, यहाँ तक हम पहुँचे। अब कृति का इस संबोध्यकर्ता के साथ संबंध है आश्रय। तो आनयनानुकूल कृति का आश्रय संबोध्यकर्ता, कृत्याश्रय संबोध्यकर्ता। तो इस प्रकार हम यहाँ देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि यहाँ पर पद के जितने भी अर्थ हैं, पदार्थ जिनको हम कहते हैं, इन पदों के अर्थों का एक दूसरे के साथ संबंध होता है। और ये जो संबंध होता है, इस संबंध को ही हम कहते हैं वाक्यार्थ या अन्वय या संसर्ग, इन संबंधों को ही कहते हैं। और ये जो संबंधों का ज्ञान है, इन संबंधों का ही ज्ञान या संसर्गों का ही ज्ञान ही शाब्दबोध कहलाता है। इन संसर्गों का ज्ञान ही शाब्दबोध कहलाता है शास्त्रों में। यही संसर्ग जो है ये वाक्य के अर्थ होते हैं, पूरे वाक्य के अर्थ ये संसर्ग होते हैं, क्योंकि बाकी सब तो पदों के अर्थ होते हैं। तो इस प्रकार से तुम गाय ले आओ, तुम गाय को लाओ, इस प्रकार का जो वाक्य है, इस प्रकार के वाक्य से जो हमें बोध होता है वो बोध इस प्रकार का होता है कि आओ, ले करके आओ, ले आना एक क्रिया है। तो ले आना क्रिया का कर्म है गाय। तो गाय निष्ठ, गोनिष्ठ कर्मता का निरूपक जो आनयन क्रिया है, मुझे गाय को लाना है, तो गाय के साथ एक संबंध है, क्रिया का भी संबंध है और कर्म का भी संबंध है। तो ये सब जो संबंध है
किसे लाना है, तो जिसको लाना है त्वम, उसका भी संबंध क्रिया के साथ है। तो इन सभी संबंधों का जो ज्ञान होता है हमें, उसी को कहते हैं शाब्द बोध या वाक्यार्थ बोध या संसर्ग बोध या अन्वय बोध। तो इस प्रकार से, इस उदाहरण से हम और थोड़ा सा स्पष्टता से समझ पाएंगे कि शाब्द बोध किसे कहते हैं। आगे और उदाहरण आपको प्रस्तुत किए जाएंगे जिससे और भी स्पष्टता आपकी इस विषय में बढ़े। अब हम शाब्द बोध के प्रति जो सहकारी कारण है, जिनका ग्रंथ के क्रम के अनुसार हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आकांक्षा आती है। तो आकांक्षा के विषय में आचार्य कहते हैं पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयाननुभावकत्वम आकांक्षा। यहाँ पर आकांक्षा का अभिप्राय ऐसा है, सामान्य अर्थ इसका यह है कि जब हम दो पदों को सुनते हैं या पदों को सुनते हैं, गाम आनय, इस प्रकार से अनेक पदों को हम सुनते हैं गाम। तो अब गाम आनय जब हम सुनते हैं इस वाक्य को, तो गाम आनय इस वाक्य से गोनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान संबोध्य करता, इस प्रकार का बोध हमें होता है। एकत्व विशिष्टः संबोध्य करता, और भी उसमें काल आदि भी बोध में भाषित होते हैं। तो जो भी बोध होता है तो यहाँ पर तो आने में कोई काल विशेष का भान तो नहीं है, किंतु जो एक बोध होता है, उस बोध, वो जो शाब्द बोध होता है, इस शाब्द बोध की जनकता प्रत्येक पद में है। यदि हम ये इस प्रकार का जो शाब्द बोध है, गाय को ले आओ, इस प्रकार का जो बोध है, वो बिना वाक्य में जब तक हम गाय पद का प्रयोग नहीं करेंगे, गो पद का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार का शाब्द बोध हमें नहीं हो सकता है। उसी तरह यदि अम पद का प्रयोग नहीं करेंगे, गाम नहीं कहेंगे, गो तो कह दिया लेकिन अम नहीं कहा, तो गाम, इस प्रकार का यदि वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी हमें ये शाब्द बोध नहीं होगा। तो गो पद में भी शाब्द बोध की जनकता है, अम पद में शाब्द बोध की, सभी पदों में, जितने भी वाक्य में जितने भी पद होते हैं, उन सभी पदों में शाब्द बोध की जनकता होती ही है। तो जब शाब्द बोध की जनकता होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर यदि हम दो पद है, जैसे गाम है, वहाँ गो और अम पद है, अम पद यदि न रखें, यदि अम पद न रखे, तो केवल गोपद से इस प्रकार के शाब्द बोध की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। अथवा गोपद हम न रखे, केवल अम पद रख दे, केवल अम पद रख दे, तो भी केवल अम पद से इस प्रकार के शब्द गोनिष्ठ कर्मता निरूपक आनयनानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान त्वम, इस प्रकार का शाब्द बोध केवल अम पद से नहीं हो सकता है। अतः गोपद के बिना अम पद शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता, अम पद के बिना गोपद शाब्द बोध का, इस प्रकार के शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता। अतः जिस पद के बिना जो पद शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता है, उस पद की उस पद में आकांक्षा होती है। तो इस प्रकार की आकांक्षा किन पदों में होती है, इस विषय को यहाँ पर बताया गया है कि यत् पदस्य यत् पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तान्वयाननुभावकता तत्पदे तत्पदवत्वम आकांक्षा। अर्थात जिस पद के अभाव में, यत् पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्तः, जिस पद के अभाव में, जिस पद में शाब्द बोध की जनकता नहीं होती है, ऐसे दोनों पदों में आकांक्षा रहती है। उस आकांक्षा का स्वरूप क्या है, तो इस आकांक्षा के स्वरूप को बताते हुए शास्त्रकारों ने कहा है तत्पदे तत्पदवत्वम, वही यहाँ पर लिखी गई है बात, तत्पदे तत्पदवत्वम आकांक्षा। तो तत्पदे तत्पदवत्वम का अर्थ है तत्पदवत्वंच अव्यवहित पूर्वत्व अव्यवहित उत्तरत्व अन्यतर संबंधेन। तो जैसे चैत्र ग्रामम गच्छति, यह वाक्य लें तो इस वाक्य से हमें ग्राम कर्मक उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान चैत्र, इस प्रकार का शब्द बोध की जनकता ग्राम पद में अम पद के बिना संभव नहीं है। अतः ग्राम पदे अम पदवत्वम। अब यहाँ पर जो ग्राम पद है, ग्राम केवल ग्राम कह दें, अम न कहें, यदि अम न कहें, ग्रामम न कहें, ग्रामम न कह करके ग्रामम ग्रामे अथवा ग्रामेण इत्यादि कुछ कह दें, तो ऐसी स्थिति में ये जो ग्राम पद है वो इस प्रकार के शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता है।
तो इस प्रकार के शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता अम पद के बिना, और अम पद ग्राम पद के बिना इस प्रकार के शाब्द बोध का जनक नहीं हो सकता है। तो अतः इन दोनों में परस्पर आकांक्षा होती है। ग्राम पद से अव्यवहित उत्तरत्व संबंध से विशिष्ट जो है यहाँ पर अम पद होगा, अम पद से अव्यवहित पूर्वत्व संबंध से विशिष्ट यहाँ पर ग्राम पद है। तो इस प्रकार ग्राम पद और अम पद में परस्पर आकांक्षा विद्यमान है। यह जो आकांक्षा है यह पदों में विद्यमान होती है, ऐसा नैयायिकों का मत है कि आकांक्षा पदनिष्ठा होती है, पदों में आकांक्षा रहती है, पदों का धर्म है आकांक्षा। कुछ दार्शनिक लोग आकांक्षा को अर्थों का धर्म मानते हैं, अर्थवृत्ति मानते हैं, किंतु नैयायिक लोग पदों में आकांक्षा मानते हैं। तो ग्राम पदम अम पद साकांक्षम, अम पदम ग्राम पद साकांक्षम इत्यादि व्यवहार इस शास्त्र में इष्ट है। अर्थात ग्रामनिष्ठ कर्मता निरूपकानयनानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमांश चैत्रा इत्याकारक जो शाब्दबोध है, इस शाब्दबोध के प्रति जो ग्राम पद है वह अम पद में साकांक्ष है, और जो अम पद है वह ग्राम पद में साकांक्ष है। अतः ग्राम पद की आकांक्षा अम पद में, अम पद की आकांक्षा ग्राम पद में, इस प्रकार से जो है पदों में परस्पर आकांक्षा यहाँ पर मानी जाती है न्याय शास्त्र में। तो इस प्रकार से संक्षेप में यहाँ पर आकांक्षा के स्वरूप का निरूपण किया गया। आकांक्षा के बाद जो अन्य सहकारी कारण आता है वह है योग्यता। योग्यता के विषय में आचार्य कहते हैं अर्थाबाधो योग्यता। इसका अर्थ है जब दो उपस्थित पदार्थ होते हैं, दो उपस्थित पदार्थों में एक पदार्थ में अपर पदार्थ अन्वय के बाध का निश्चय न होना ही पदार्थों में विद्यमान योग्यता है। पदार्थों में जब हम दो पदार्थ उपस्थित होते हैं तो अब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अन्वय करना है, संबंध करना है। अब ये संबंध का यदि किसी प्रमाण से यदि बाध हो जाए तो ऐसी स्थिति में फिर उन पदार्थों का संबंध नहीं हो सकता है। इसलिए एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के साथ जो अन्वय है, उस अन्वय के बाध का निश्चय न होना, किसी प्रमाण से बाध का निश्चय न होना ही उन पदार्थों में रहने वाली योग्यता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए यहाँ पर एक दिया गया है कि चैत्रः जलेन सिंचति। चैत्रः जलेन सिंचति ये वाक्य है। इस वाक्य से जो शाब्द बोध होता है वो इस प्रकार होता है, जल कर्णक सेचनानुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान चैत्र। इस प्रकार बाध होता है। चैत्र जल से सींचता है, जल से सींचता है, तो जल कर्ण है सिंचन क्रिया में, सींचता है। तो पेड़ पौधों को सींचा जाता है, जल से ही सींचा जाता है। तो जल जो होता है वो सिंचनक क्रिया का करण होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जल एक पदार्थ है, जल का सिंचनक क्रिया के साथ जो अन्वय होता है वो करणत्व संबंध से अन्वय होता है। तो यह जो अन्वय है, जल का सेचनक क्रिया के साथ जो अन्वय है करणत्व संबंध से, यह करणत्व संबंध से अन्वय का बाध किसी भी प्रमाण से हमको नहीं होता है। अर्थात जल तो सेचनक क्रिया का करण होता ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हम यह जान सकते हैं कि सिंचनक क्रिया के प्रति जल करण है। यदि हमको किसी प्रमाण से यह ज्ञात हो जाए कि नहीं, जल से नहीं सेंचा जा सकता है, सिंचन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर यहाँ पर शाब्द बोध नहीं होगा। तो यहाँ पर जल में और सिंचनक क्रिया में, इन दोनों पदार्थों में रहने वाली जो योग्यता है, उस योग्यता के रहने के कारण ही करणत्व संबंध से सिंचनक क्रिया में जल का अन्वय होता है। तो इस प्रकार से योग्यता भी पदार्थों में योग्यता भी अपेक्षित होती है, किंतु योग्यता का ज्ञान अपेक्षित नहीं है। कुछ नैयायिक, प्राचीन जो नैयायिक हैं वे कहते हैं कि योग्यता का ज्ञान अपेक्षित है, किंतु नवीन नैयायिक कहते हैं कि योग्यता का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, योग्यता स्वरूप सती कारण होती है, वह केवल विद्यमान रहे इसी से शाब्द बोध हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ नैयायिकों के भी अंदर न्याय दर्शन में भी मतभेद, दर्शन में भी मतभेद होते हैं परस्पर। एक ही दर्शन के अनुयायियों में अनेक मतभेद होते हैं, क्योंकि दर्शन में मतभेद होने का मतलब यह है कि युक्तियाँ
जिनके पास युक्तियां हैं, तर्क हैं, प्रमाण हैं, उन तर्कों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, प्रमाणों के द्वारा जो मत निश्चित होता है उस मत को लोग स्वीकार करते हैं, और नहीं होता है तो उसमें विचार विमर्श करते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्राचीन और नवीन नैयायिकों के मध्य एक यह भी विचार का विषय है कि योग्यता कारण है शाब्दबोध के प्रति या योग्यता का ज्ञान कारण है। तो ऐसे बहुत सारे विचार के विषय एक ही दर्शन के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर योग्यता का निरूपण किया गया। योग्यता के बाद जो तीसरा जो सहकारी कारण के रूप में तर्क संग्रह में जिसका उल्लेख है वह है सन्निधि। सन्निधि के विषय में आचार्य कहते हैं पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, अर्थात पदों का ग्रंथकार ने क्या कहा, बिना विलंब के पदों के उच्चारण को हम सन्निधि कहते हैं। अर्थात ग्रंथकार के अनुसार, इस ग्रंथ के अनुसार उच्चारण को, कैसा उच्चारण, अविलंबेन अर्थात बिना विलंब के, एक के बाद एक तुरंत तुरंत जब हम पद कह रहे हैं, गा मानय तो गा मानय कहे तो गा गो पद को कहे, उसके तुरंत बाद अम पद को कहे, फिर आने आनी पद को कहे, फिर सिप को कहे। तो इस प्रकार से अविलंबेन बिना विलंब किए उच्चारण जो किया जाता है इस उच्चारण को ही सन्निधि कहते हैं। तो ये एक हुआ। लेकिन न्याय के आचार्यों का अभिप्राय यह है कि बिना विलंब के पदार्थ की उपस्थिति को सन्निधि कहते हैं। पदों के उच्चारण को सन्निधि कहना उतना ठीक नहीं है। केवल पदों के उच्चारण को सन्निधि नहीं कहा जा सकता है, अपितु पदार्थों की उपस्थिति जो हमें होती है, पदार्थों की उपस्थिति को हम सन्निधि कहते हैं। और जो ये पदों का उच्चारण होता है वो पदार्थों की उपस्थिति में सहायक होता है। तो बिना विलंब से पदार्थों की जो उपस्थिति होती है, जैसे गा माने कह दिया, जिसको शक्ति का ज्ञान है, गोपद की शक्ति का ज्ञान है, उसको तुरंत ही गोपद के अर्थ की उपस्थिति हो जाएगी। फिर अम पद के अर्थ की उपस्थिति, जिसको शक्ति का ज्ञान है पदों के, उनको तुरंत तुरंत अर्थों की उपस्थिति गोपद से, अम पद से, आनी पद से, सिप पद से अर्थ की उपस्थिति, अविलंबेन पदार्थ की उपस्थिति होती है। तो ये जो उपस्थिति है, पदार्थों का स्मरण है जो अविलंबेना, यही स्मरण, ये सन्निधि है। ये सन्निधि भी होनी चाहिए। अर्थात ऐसा पदार्थों का स्मरण भी शाब्द बोध के प्रति कारण होता है। यदि हमें पदार्थों के का स्मरण, अब जैसे किसी ने गाम आने कहा तो सुनने वाले को गोपद के अर्थ का तो स्मरण हो गया, किंतु अम पद के अर्थ का स्मरण उसको 1 घंटे बाद हुआ। मान लीजिए 1 घंटे बाद हुआ तो उसको गाम आने इस वाक्य से बोध नहीं हुआ, शाब्द बोध उस समय नहीं हुआ। बाद में भले ही उसको स्मरण हुआ, फिर सबको स्मरण करके फिर उसको बोध हो जाए, लेकिन उस समय उसको बोध नहीं हुआ है। इसलिए पदार्थों को सुना, पदों का उच्चारण तो एक साथ हुआ, पदज्ञान तो सब हो गया, किंतु पदार्थोपस्थिति उसको विलंब से हुई। तो विलंब से हुई इसलिए वहाँ पर सन्निधि के न होने के कारण वहाँ पर उसको शाब्द बोध नहीं हुआ। तो इस प्रकार से जो अविलंबेन पदार्थों की उपस्थिति है वह उपस्थिति भी शाब्द बोध के प्रति कारण होती है, और उस उपस्थिति को सन्निधि कहते हैं। हम उच्चारण को सन्निधि इसलिए भी नहीं कह सकते कि कहीं अनेक स्थलों में हम उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे कोई पुस्तक पढ़ रहा है, बस मुख बंद करके केवल देख रहा है, देखते हुए वो पढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कंठ, तालु इत्यादि का प्रयोग वो नहीं कर रहा। उच्चारण का अर्थ होता है कंठ, तालु आदि का अभिघात करना, क्योंकि ये जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं इन्हीं से उच्चारण होता है शब्दों का। वो उच्चारण नहीं कर रहा है, तो उच्चारण नहीं कर रहा है फिर भी उसको बोध, शाब्द बोध तो हो ही रहा है, उन शब्दों का ज्ञान हो रहा है देखने पर या मन में विचार करने पर उन शब्दों का ज्ञान हो रहा है, और ज्ञान होते होते उसको पदार्थ की उपस्थिति भी है, किंतु उच्चारण तो है नहीं। तो उच्चारण को हम सन्निधि नहीं कह सकते हैं, अपितु अविलंबेन जो पदार्थ की उपस्थिति है उन उपस्थितियों को ही हमें सन्निधि कहना पड़ता है। इसलिए न्याय के आचार्यों ने ये जो ग्रंथ है तर्क संग्रह का, पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, इस ग्रंथ का अभिप्राय इस प्रकार किया है कि अविलंबेन पदार्थोपस्थिति सन्निधि, तो पदार्थोपस्थिति होने पर फिर शाब्दबोध होता है। तो इस प्रकार से आज के व्याख्यान सत्र में हम लोगों ने आकांक्षा, योग्यता एवं सन्निधि इस पर विचार किया। यहाँ एक छोटा सा चित्र शाब्दबोध का आपको प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये
पद हैं, गोपद, अमपद, आनय पद, सिप पद और त्वम पद। इस प्रकार से पदों को मान लीजिए। यहाँ पर आनय के जगह आ, नी ऐसा पद भी मान सकते हैं। तो गोपद, अमपद, आनी, सिप और त्वम ये सब पद हैं। और इन पदों की शक्ति इस अर्थ में है, ये पदार्थ हैं। गो पदार्थ कर्मता, अम पद की शक्ति ये कर्मता में है, और आनय की शक्ति इस आनयन क्रिया में है, और सिप की शक्ति इस कृति में है, और त्वम की शक्ति इस संबोध्य कर्ता में है। तो इतने अर्थों में शक्ति है। तो शक्ति है और ये सभी पदार्थ हैं। गोपद का अर्थ गो, अम पद का अर्थ कर्मता, और आनय पद का अर्थ आनयन या आनी पद का अर्थ आनयन, सिप का अर्थ कृति और त्वम का अर्थ संबोध्य कर्ता। तो ये सभी पदार्थ हैं। अब देखिए यहाँ पर आकांक्षा जो लिखी है, यहाँ पर आकांक्षा परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा। ये जो गोपद है उसकी आकांक्षा अम पद में है। तो और ये जो आनय पद है और ये जो अम पद है इनमें भी परस्पर आकांक्षा है। उसी तरह ये यहाँ पर आनय पद की और इसकी परस्पर आकांक्षा, इन दोनों की परस्पर आकांक्षा है। उसी तरह यहाँ पर भी आकांक्षा सिप में और ये जो त्वम है इन दोनों में परस्पर आकांक्षा है। तो आकांक्षा जो है वो पदों में रहती है, सभी पदों में एक परस्पर आकांक्षाएं रहती है। तो आकांक्षा पद का धर्म है, पद में रहने वाला धर्म है, वो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और इन पदों में जो है शक्ति रहती है, इन अर्थों में शक्ति रहती है, पदों में भी शक्ति रहती है। तो शक्ति, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकारता संबंध से जो शक्ति है वो पदों में रहती है, और मुख्य विशेष्यता संबंध से जो शक्ति है वह अर्थों में रहती है। तो हम इस विषय में चर्चा कर चुके हैं। तो शक्ति दोनों में ही है, पदों में भी है, अर्थों में भी है। तो यहाँ पर दोनों तरफ एरो बनाया गया है कि दोनों में शक्ति है, इसको प्रदर्शित करने के लिए। और यहाँ पर ये जो अर्थ आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए ये जो गो है, गो का आधेयता संबंध से अर्थात निष्ठत्व, इसी को निष्ठत्व भी बोलते हैं संक्षेप में। निष्ठत्व संबंध से कर्मता में अन्वय होता है। अन्वय का अर्थ है संबंध, तो कर्मता में ये जा कर के मिल जाता है। गो निष्ठ कर्मता, फिर इस कर्मता का निरूपकत्व संबंध से आनयन क्रिया में, आनयन क्रिया का अनुकूलत्व संबंध से कृति में, कृति का आश्रयत्व संबंध से संबोध्य कर्ता में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो योग्यता है, ये जो योग्यता बताई गई है, ये योग्यता सब अर्थों में बताई गई है। ये सभी जो है योग्यताएं ये सब अर्थों में विद्यमान रहती है। तो योग्यता अर्थनिष्ठा है और आकांक्षा पदनिष्ठा है। इन दोनों विषयों को अच्छे तरह से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बीच में जो आपको संबंध बताया गया है, यह संबंध जैसे निष्ठत्व संबंध या निरूपकत्व संबंध या अनुकूलत्व संबंध या आश्रयत्व संबंध, यही संबंध है वाक्यार्थ। इसी को बोलते हैं हम वाक्य का अर्थ, क्योंकि ये सभी चीज़ें तो पद के अर्थ हैं, पदार्थ हैं, ये वाक्य के अर्थ नहीं होते हैं। वाक्य का अर्थ होता है निष्ठत्व, निरूपकत्व, अनुकूलत्व, आश्रयत्व इत्यादि वाक्य के अर्थ होते हैं। और ये जितने भी संसर्ग होते हैं, निष्ठत्व, निरूपकत्व, अनुकूलत्व, आश्रयत्व, ये सब आकांक्षा से भाष्य होते हैं। आकांक्षा के कारण इन सभी अर्थों की प्रतीति, क्योंकि इन दोनों पदों में परस्पर इस प्रकार की आकांक्षा है, आकांक्षा होने के कारण इन दोनों पदों के अर्थों के बीच में जो संसर्ग है वो निष्ठत्व संसर्ग भाषित होता है। उसी तरह यहाँ पर भी इन दोनों पदों के बीच में जो आकांक्षा होती है, उस आकांक्षा के कारण इन दोनों पदों में रहने वाली जो आकांक्षा है, वही आकांक्षा इस संसर्ग के भान की प्रयोजिका है। उसी प्रकार यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सभी जगह आकांक्षा के कारण ये सभी संसर्ग शाब्द बोध में भासमान होते हैं, शाब्द बोध में इन संसर्गों की प्रतीति होती है। और योग्यता भी पदार्थों में विद्यमान होनी चाहिए। यदि योग्यता नहीं होगी इन पदार्थों में, इस संबंध से अन्वय की योग्यता नहीं होगी, तो फिर ये संबंध नहीं भाषित हो सकते हैं। तो उसी प्रकार अनुकूलत्व, इन सभी पदार्थों में जो संबंध भाषित होता है उसमें योग्यता की भी कारणता विद्यमान होती है और सन्निधि भी विद्यमान है। पदार्थोपस्थिति अविलंबेन होनी चाहिए। अविलंबेन यदि इन पदार्थों की उपस्थिति नहीं होगी तो इन संसर्गों का भान हमें नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, ये तीनों इन पदार्थों के परस्पर संबंध के बोध के प्रति
कारण होते हैं, अर्थात शाब्द बोध के प्रति सहकारी कारण होते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में आपको आकांक्षा, योग्यता एवं सन्निधि के विषय में आज के व्याख्यान सत्र में बताया गया। इनके विषय में और बड़े ग्रंथों से और अच्छे प्रकार से समझने पर और स्पष्टता हमें प्राप्त होती है। आकांक्षा कई प्रकार की होती है। अभेदान्वय स्थल में जो है एक अलग प्रकार की आकांक्षा है, भेदान्वय स्थल में अलग प्रकार की आकांक्षा है। उन आकांक्षाओं के स्वरूपों का ज्ञान हमें होना अत्यंत अनिवार्य है। ये सब दार्शनिक जो भी पदार्थ हैं, इनके गूढ़ ज्ञान के लिए बड़े ग्रंथों का अध्ययन करना अनिवार्य है। इसी आशा के साथ आज के व्याख्यान सत्र की समाप्ति मैं यहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।